आदर आदाब अभिनंदन आभार नमस्कार। मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे अतिथि श्री राजीव कुमार झा जी हैं। श्री राजीव कुमार झा वर्तमान में हेडमास्टर इंचार्ज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बिहार के हैं। नोडल इंचार्ज ऑफ ब्लॉक टीचर नियोजन कमेटी में हैं और भूतपूर्व में सर एज ए क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर CRCC रह चुके हैं, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन BRP रह चुके हैं और NIOS स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर DLED के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं NIOS के। और साथ में बहुत ही सामाजिक कामों में जुड़े हुए हैं और शिक्षा को लेके जो समाज को है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को शिक्षित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। साथ में कोविड टाइम में हुए चैलेंजेस में बहुत सारे विद्यार्थियों को इन्होंने सहायता की है। तो आइए स्वागत करते हैं सर का टॉक शो विद सोम में। स्वागत है सर। धन्यवाद। आप अच्छा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में लोगों को उन्मुखी करने के, रोजगार उन्मुखी करने के में, और आपका बहुत बहुत सहयोग रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर तो सबसे पहले मैं अपने श्रोतागण और जो हमारे व्यूअर्स हैं टॉक शो विद सोम के, उनके तरफ से आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। जैसे कि आप 28 सालों से अपने प्रोफेशनल लाइफ में हैं। इनिशियली 14 साल आप कॉरपोरेट से जुड़े रहें, प्राइवेट फील्ड से रहें, और अभी पिछले 14 सालों से आप गवर्नमेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिसमें आप CRCC, BRP, NIOS कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं और करंटली अभी आप नोडल इंचार्ज हैं। तो ये जर्नी कैसा रहा आपका? जर्नी अच्छा रहा। पहले तो जो है सो हम लोग इसमें शिक्षक क्षेत्र में हम आना नहीं चाह रहे थे। शुरू में मुझे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छा लग रहा था, मगर धीरे धीरे जो है सो हमको इसमें आने आने के बाद जो है सो अभिरुचि बढ़ने लगी और बहुत जो है सो रुचिकर काम है ये। शिक्षण क्षेत्र जो है सेवा, समाज सेवा के साथ साथ अपनी जो है सो आत्म संतुष्टि भी प्रदान करती है। तो अभी जैसे कि जो हमारे युवा है, जैसा कि टॉक शो विद सोम का पर्पस है कि जो युवा जिस किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हमारे जो डिस्कशन है उससे किसी भी एपिसोड से वो अपने अपने डोमेन को चुन के अपनी तैयारी करें। तो जैसा कि आप शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो जो TET और CTET की तैयारी कर रहे हैं युवा, उनके लिए आप एक तरह से उनको मार्गदर्शन करें कि बताएं कैसे वो तैयारी कर सकते हैं। जो भी युवा 18 से 35 वर्ष के आयु समूह के हैं, वो और प्रशिक्षित हैं, शिक्षक प्रशिक्षण कर चुके हैं, वो इसमें CTET और TET की तैयारी कर सकते हैं और TET CTET के बाद ही वो शिक्षक बनने के योग्य होंगे। अच्छा। उसमें TET CTET में जो है 150 अंक का होता है और 150 मिनट का जो है सो परीक्षा का समय होता है। उसमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। उसको उनको जो है सो सॉल्व करना होता है। उसमें बाल विज्ञान होता है, उसमें बाल विज्ञान एवं शिक्षण 30 नंबर का होता है और उसमें भाषा 1 30 नंबर का होता है, भाषा 2 30 नंबर के होते हैं और उसमें जो है गणित के होते हैं, सामाजिक विज्ञान के होते हैं, 30-30 नंबर के उसमें होते हैं। 60 150 कुल अंक के होते हैं इनको तैयारी करनी। तो जैसे कि आप बिहार सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो क्या जो TET होती है दूसरे स्टेट्स में, उनके भी यही सिलेबस होते हैं या अलग होता है? लगभग मिलते-जुलते सिलेबस होते हैं। अच्छा, सभी जितने भी स्टेट्स के हैं उनके यही 150 मिनट का एग्जाम होता है जिसके अंदर यही सब्जेक्ट्स होते हैं। केंद्रीय जो है TET भी जो है सो उसी के होते हैं और राज्यों के भी वही होते हैं लगभग। अच्छा, तो आप ये तो हो गया एग्जाम का, लेकिन जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं तो वो तैयारी कैसे करें? उनमें क्या-क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए? वो जो है सबसे पहले जो है सो बाल विज्ञान और उनके शिक्षण का अपने कला पर में जो है सो ध्यान दें।
भाषा पर में ध्यान दे, और ये 5 विषय जो हैं, पाँचों के पाँचों में जो है सो उनको बराबर अंक लाना पड़ता है, और सभी में पास होना, सभी 5 के 5 क्षेत्र में उनको पास करना। एक में भी अगर नहीं पास करेंगे तो उनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन दिक्कत होगी, परेशानी होती है, और हर में लगभग जो है सो पास कम क्वालीफाई करने के बाद ही जो है सो हो पाता है। और 50% के बाद जो है सो 54% के बाद जो है सो उसको जो है सिलेक्शन में एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा। सीटीईटी में 50% के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, तो तैयारी कैसे करें, मतलब उनको तैयारी करने के लिए वो चीज बताएं आप। उनको तैयारी करने के लिए जो दिन में कम से कम 2 घंटा जो है सो इस पर समय दें। और पढ़ाई के साथ-साथ उसको समझें। समझ करके पढ़ने के बाद जो है सो उनको जो है इसमें ज़्यादा रुचि जगेगी, और धीरे-धीरे जो है सो उसको जो है सो टाइम देना बढ़ाते जाना है। और एक विषय को पहले जो है सो 1 दिन में रूटीन बना करके उसमें उसकी तैयारी। अच्छा, और इसमें जैसे मान लो कि एग्जाम्स होते हैं, तो एग्जाम्स क्या ईयरली होते हैं, कैसे होता है इनके एग्जाम्स? सीटीईटी के तो हर साल होते हैं, और कुछ राज्यों के भी हर साल होते हैं। बिहार में कुछ कभी-कभार किसी-किसी साल में जो है सो गैप हो जाता है। तो अच्छा। उसी जो है सो उसमें जो हर साल नहीं हो पाता है। अच्छा, तो आप ये बता रहे हैं कि जो सेंट्रल के टीईटी एग्जाम्स हैं उसमें हर एक साल तो हो जाता है, लेकिन जो स्टेट लेवल के टीईटी एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ गैप्स हो जाते हैं गवर्नमेंट की अपनी विविधता के कारण, और और जो भी पिछला पीछे जो बैकअप जितना रहता है, इसके हम्म। कारण जो है सो नहीं हो पाता है। तो तब भी ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो कितने सारे यूथ को इसमें जॉब मिल जाता है, अगर साल की बात करें तो? साल में तो जो इसमें जो निकलता रहता है, अभी तो बिहार में 94,000 शिक्षकों की जो है सो बहाली की जो प्रक्रिया चल रही है। अच्छा। और लगभग जो है सो होता है, वैसे पिछली बार जो है सो 2013 और 14 के जो है सो बैच के भी जो है सो टीईटी कुछ खाली हैं, जिनका जो है सो अभी तक कहीं नहीं हो पाया है, और हम्म। कुछ का हो चुका है, और बाकी जो है सो इस सब चरण में, इस चरण में नियोजन के चरण में 2019-20 का जो नियोजन प्रक्रिया था उसमें जो है सो सब आवेदक हैं, और उन सब का हो रहा है, अभ्यर्थी हैं। तो एक बात ये बताएं कि जैसे अभी आपने नियोजन शब्द का वर्ड यूज किया, तो जो अभी हाई जो भी चल रही है, बहाली चल रही है, इसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं या परमानेंट रख लेते हैं, कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है? एक्चुअली उनका जो है सो बहाली जो होता है सो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होता है, नियोजन होता है। और नियोजन होता है परमानेंट जो है सो लगभग उनके 60 साल के लिए होती है। 3 साल उनका पूरा उनकी सेवा पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद जो है सो 60 वर्ष तक के लिए उनकी जो है सो बिहार में शिक्षक की जो है सो 60 वर्ष तक के लिए नियोजन है। नियुक्ति नहीं है, नियोजन है। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि नियुक्ति और नियोजन में क्या अंतर है? देखिए नियुक्ति होने पर में वो सरकारी कर्मचारी वो माने जाते हैं, मगर नियोजित जो होते हैं वो सरकार उन्हें अपना कर्मचारी नहीं, वो नियोजन इकाइयों के कर्मचारी माने जाते हैं। अच्छा। अच्छा, तो जैसे कि इसमें और कितना चैलेंज आता है, जैसे मान लो इसमें जो लोग अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो पाया, तो उनको जिन्होंने तैयारी कर रखा है, पास हो चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश, तो उनके लिए प्राइवेट में क्या स्कोप्स हैं? इसमें प्राइवेट्स में ज्यादा बिना टीईटी के तो प्राइवेट में भी जो है सो नहीं हो पाते हैं, और अप्रशिक्षित नहीं हो पाते हैं। अभी नया पिछला शिक्षा आरटी 2009 के अनुसार तो बिना टीईटी के जो है सो कोई भी बिना अप्रशिक्षित जो है सो कोई शिक्षक ही नहीं बन सकते थे। अच्छा। अब जो है सो टीईटी के बिना शिक्षक नहीं होंगे, सरकारी हो या प्राइवेट। अच्छा, यानी कि ये है कि जो टीईटी पास किया उनके लिए दोनों फील्ड खुला हुआ है, सरकारी फील्ड भी खुला हुआ है, प्राइवेट फील्ड भी खुला हुआ है। और बहुत इसमें बहुत सारे स्कोप हैं इस शिक्षकों के लिए जो है सो ये आत्मसंतुष्टि का जो है, और जो है सो इसमें सेवा भावना भी होती है, और शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी है जो ये इसमें आत्मसंतुष्टि बहुत मिलती है। सेवा अच्छा। भाव के साथ-साथ आत्मसंतुष्टि मिलती है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शिक्षक ही है जो देश का निर्माण करता है, क्योंकि जो हमारी न्यू जनरेशन है वो शिक्षकों के हाथ में है। तो जाहिर सी बात है कि जो शिक्षक करेंगे तो वो एक नया समाज का गठन करेंगे। तो इसके अलावा ये बताएं सर कि शिक्षक के जो सबसे बेहतरीन गुण क्या होने चाहिए?
शिक्षक के तो बेहतरीन गुण होने चाहिए, जो अपने बच्चों को की परख होनी चाहिए। हमारे बच्चे में क्या कमी है और क्या हम उनको और दे सकते हैं, उनकी जो जिज्ञासा क्या है। हम हमारे अच्छे शिक्षकों में यही है, जो बच्चों की जो जिज्ञासा है उसको हम समझ करके उनको पूर्ति करें। हम्म। और सी-टेट और टेट की जो परीक्षा की अर्हता क्या है, इस पे थोड़ा सा फोकस करें आप। इसके लिए अर्हता है 18 से 35 साल के लिए है, बिहार स्टेट के लिए भी है और सेंट्रल के लिए सीटीटी के लिए भी है और एसटीटी के लिए भी है। 18 से 35 वर्ष आयु समूह। उसके बाद है जो इंटर या इंटर के साथ साथ प्रशिक्षित 2 वर्षीय प्रशिक्षित, वो 1 से 5 के लिए एलिजिबल होते हैं। और इंटर के स्नातक के साथ बीएड या 2 वर्षीय प्रशिक्षित, वो 6 से 8 के लिए भी प्रशिक्षित में एलिजिबल होते हैं और 1 से 5 के लिए भी एलिजिबल होते अच्छा, हैं। तो आप ये बात बताएं कि जैसे आपने कहा कि इंटर और 2 वर्ष के लिए प्रशिक्षित, तो ये 2 वर्ष का जो प्रशिक्षण है, ये कहाँ होता है? मतलब ये गवर्नमेंट कराती है या प्राइवेट कराती है? सरकार भी कराती है और इसके जो है सो प्राइवेट में भी होता है। कई जो संस्थान हैं जो मान्यता प्राप्त तो हैं, उन संस्थानों की जो है सो इसको किस नाम से जाना जाता है? जैसे किस कोर्स के करने से ये होते हैं? इनका पहले तो जो है सो 2 वर्षीय बीटी बेसिक ट्रेनिंग इनको कहा जाता था। अब जो है सो इसको डीएलएड नाम दे दिया गया है। अच्छा। और और बीएड भी होता है, वो स्नातक के बाद किया जाता है। इसके लिए भी जो है सो विश्वविद्यालय में भी जो है सो होता है और इसके लिए प्राइवेट संस्था, निजी संस्थान भी हैं जो वो कोर्स कराती अच्छा, यानी है। कि जो इंटरमीडिएट हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको 2 वर्ष का डीएलएड करना पड़ेगा, इंटर पास हैं तो। और अगर ग्रेजुएशन पास हैं, तो आप बीएड करने के साथ ही इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आपको एग्जाम की हाँ, तैयारी करनी है, एग्जाम पास करना है, फिर आपके लिए जॉब खुले हुए सुनहरे द्वार हैं आपके पास, तो आप जहाँ चाहें हाँ। वहाँ कर सकते हैं। सर एक बात बताइए, जैसे कि आप एज ए अभी नोडल इंचार्ज हैं जो ब्लॉक टीचर नियोजन कमेटी के, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं कि इसमें क्या क्या काम होते हैं, कैसे क्या होता है। इसमें सबसे बड़ी बात है, ब्लॉक कमिटी के नियोजन कमिटी जो होते हैं उसमें उनको ये देखना होता है जो जो हमारे अभ्यर्थी हैं, उनमें से किसी का आवेदन छूटे नहीं, किसी का जो है सो सही से उनका जो स्क्रूटनी हुआ है फॉर्म की नहीं, वो देखना है। और स्क्रूटनी के बाद उनका जो है सो मेरिट लिस्ट जो है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सही से बना है कि नहीं बना है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद उनके जो है जो भी दावा आपत्ति होते हैं उस पर में जो है सो सही से उसका निष्पादन हुआ है कि नहीं और सबकी जो है सो कंप्लायंस हो चुका है कि नहीं। और उसके बाद अंतिम मेधा सूची में जो है सो देखा जाता है जो अंतिम मेधा सूची सही से बना या उसमें कुछ त्रुटि है कि नहीं, और वो अंतिम होने के बाद ही नियोजन समिति के पास जाता है, उसका जो है सो अनुमोदन होता अच्छा, आप जैसे पूर्व में सीआरसीसी में रह चुके हैं, तो सीआरसीसी क्या है, मतलब इसका क्या काम होता है? है। ये कार्यरत शिक्षक जो होते हैं वही सीआरसीसी होते हैं, उसके लिए अलग से कुछ नहीं है। और सीआरसी हर पंचायत में या 2 पंचायत मिला करके एक निश्चित समूह के विद्यालय होते हैं। उन विद्यालयों में को जो है सो उनको देखना है, शैक्षणिक अनुश्रवण और अनुसमर्थन करना है। शिक्षकों में जो त्रुटि है, शिक्षण कार्य में जो कमियां हैं, उसमें सुधार के लिए, सुधारात्मक उपाय करने के लिए सीआरसीसी होता है। ओके। और प्रखंड से लेकर के और विद्यालय के शिक्षक तक के बीच के कड़ी हैं। तो जो शिक्षक हैं, वो शिक्षक जैसे मान लो कि एक तो एग्जाम दे के शिक्षक बन गए, अब वो चाहते हैं सीआरसीसी में जाना या बनना, तो क्या इसके लिए कोई एग्जाम होती है, कैसे कोई सीआरसीसी बनता है? इसके लिए है अर्हता है, और अर्हता है जो बीएड होना चाहिए या बीटी होना चाहिए और स्नातक होना चाहिए या उससे उच्च योग्यता के होनी चाहिए। और उसमें अपना संप्रेषण क्षमता होनी चाहिए, अपने विषय विशेषज्ञ होनी चाहिए, जिस विषय से हैं वो विशेषज्ञ। अच्छा, और आप पूर्व में बीआरपी भी रह चुके हैं, तो ये बीआरपी के बारे में थोड़ा बताएं।
देखिए बीआरपी का पद भी वही है जो सीआरसी का है, उसके लिए थोड़ा सा बेहद है, वो पूरे प्रखंड स्तर के लिए होता है अच्छा। जो बीआरपी पद, और वही उनका है अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन करना, और विभाग शिक्षा विभाग से के जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं वो शिक्षकों और बच्चों तक उपलब्ध कराना। ओके। तो सर ये बताएं कि इसमें जो लोग जाते हैं, तो इसमें जो हायरार्की है, हायरार्की कहने से मेरा मतलब है कि इसमें कैसे प्रमोशंस होते हैं, जो टीचर्स हैं तो वो कैसे प्रमोट हो सकते हैं? तो शिक्षकों के लिए प्रमोशन में वही है, सब शिक्षक ही होते हैं। दो है बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक होते हैं, 8 साल सेवा अवधि के बाद उनका जो है सो एक प्रमोशन होता है, उसके लिए विधिवत पैनल बनाया जाता है, जो जितनी रिक्तियां होती हैं उस हिसाब से उनका पैनल में उसका नाम आता है, और उसमें से जो है सो जो विधिवत जो पैनल के लायक होते हैं मेरिट लिस्ट में, उनको पहले प्रमोशन दिया जाता है, और वो स्नातक ग्रेड के कहलाते हैं शिक्षक। और स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक होते हैं उनको उनकी जो है जो सेवा निश्चित समय उपरांत फिर वही उनका मेरिट लिस्ट बनता है, और मेरिट लिस्ट बनने के बाद उनका जो है सो हेडमास्टर या प्रधानाध्यापक के रूप में पदोन्नति होती है। अच्छा। और इनमें जो टीचर्स हैं तो उनको क्या-क्या, जो अभी जैसे कोविड टाइम हमारे लिए बहुत ही महामारी का समय था पूरे वर्ल्ड के लिए, तो इसमें जो गवर्नमेंट टीचर, जैसे आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आपको क्या-क्या चैलेंजेस हुए और कितना इम्पैक्ट पड़ा विद्यार्थियों पर? देखिए चैलेंजेस तो इसमें बहुत रहे, बहुत विद्यालयों को कोविड जो है सो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, और क्वारंटीन सेंटर में शिक्षकों की अहम भूमिका रही थी। उसमें संचालन में के लिए जो भी बाहरी से आए हुए थे, बाहर से उनको जो है सो हर चीज़ की व्यवस्था करवाना, सब कुछ कराया गया, रहने का, खाने का, और हर चीज़ की सुविधा का ध्यान रखा गया, साफ-सफाई का ध्यान रखा गया। और उसके बाद चैलेंजेस रही बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए जो है सो कुछ असर तो पड़ा, मगर पूरा इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये समय खराब चला गया, असर पड़ा है, और वो हर चीज़ में, हर क्षेत्र में पड़ा है, एक ही क्षेत्र शिक्षण क्षेत्र नहीं है, वो हर क्षेत्र में पड़ा है। और उसका जो है सो सकारात्मक भी रहा है, जो ऑनलाइन शिक्षण क्लासेस जो हैं उसमें जो है सो काफ़ी जो है बच्चे कुछ अभिरुचि लिए हैं, जिनके पास संसाधन नहीं थे, उनको संसाधन एक-दूसरे से सहयोगात्मक रूप से जो है सो संसाधन का उपयोग किया और उपलब्ध कराया गया। फिर जैसा कि आपने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस की है, तो ऑनलाइन क्लासेस में जैसे आपने संसाधन का एक दूसरे का, लेकिन उस समय चूंकि कोविड था, लोग 2 गज की दूरी को फॉलो कर रहे थे, तो उस पीरियड में तो बहुत सारे इम्पैक्ट पड़े होंगे विद्यार्थी को। जो हमारे जो ऑनलाइन रिपोर्ट्स थे सर्वे के हिसाब से 70% जो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी थे उनके पास मोबाइल की दिक्कत थी, तो उन्होंने फिर कैसे ऑनलाइन क्लास किया सर? अ, अधिकतम को जो है आस-पड़ोस में दूरी तो निर्धारित था, निर्धारित दूरी को जो है सो मेंटेन करना ज़रूरी था, और अगल-बगल आस-पड़ोस के जो है बगल में थे, बगल वाले के साथ जो है सो सहयोग करके सब हर चीज़ में कोविड के समय के संक्रमण का जो है हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उसके साथ सहयोग से जो है सो उन्होंने किया, और अच्छा रहा। लगभग 70% जो है सो स्टडी है, 70% से कम है ये। ये ज़्यादा स्टडी में जो है सो ज़्यादा बता रहा है इम्पैक्ट का, ये ज़्यादा नहीं, इतना नहीं। अच्छा। और मैंने ये भी सुना था कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो शायद दूरदर्शन पे भी कुछ सब्जेक्ट्स का क्लासेस शायद चलाए थे। हाँ, सभी क्लासेस लगभग जो है सो कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 4 से लेकर के 3-4 से लेकर के और 12वीं तक के जो है सो क्लासेस चले हैं दूरदर्शन पर, और निश्चित समय निर्धारित किया गया था, उसके अनुसार बच्चे जिनके पास मोबाइल की कमी थी वो उसमें से जो है सो वहाँ से जो है सो लिए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स इस ईयर में थे, जिस सेशन में, उनको फ़र्क तो पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं पड़ा कि उनको फिर से रिपीट करना पड़े सेम क्लास। नहीं, उसके रिपिटेशन की तो नहीं है, फ़र्क पड़ा है। जितना फेस टू फेस मिलना चाहिए था शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत वो तो नहीं मिल पाया, मगर उसमें जो है सो बर्बाद नहीं कह सकते हैं उनका साल। अच्छा। अब जैसे मैं ये बात करूँ कि जैसे गवर्नमेंट जो है वो सरकारी शिक्षकों का शिक्षण क्षेत्र के अलावा बहुत सारे चीज़ों में इंगेज रखती है, चाहे वो वोटिंग हो जाए या जो जनगणना हो गया या कुछ और भी हैं। तो इससे जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, क्योंकि टीचर्स का मनोबल पे क्या फ़र्क पड़ता है और उनके पढ़ाने के तरीके पे, पढ़ाने पे क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ता है?
देखिए 3 चीजें जो है, इलेक्शन है, चुनाव है और जनगणना है, सेंसस है और इसके अलावा जो है सो एक आपदा है, डिजास्टर्स है। इस समय में जो है सो ये तो जो है सो हमारे लिए जो है सो रूटीन की चीज है। इन तीनों में तो शिक्षक रहते हैं। शिक्षक के बिना शायद ये संभव नहीं है। जितना स्ट्रेंथ है शिक्षकों का सरकार के पास, इससे ज्यादा जो है सो मानव संसाधन सरकार के पास अपने पास में और कोई नहीं है। और अच्छा, शिक्षक ही जो इसको सही से निपटान कर सकते हैं। ओके। तो आपका कहना है कि ये 3 चीज में शिक्षकों का योगदान होना चाहिए, गवर्नमेंट अगर ले रही है तो ठीक है। हाँ, ये परंपरागत होता रहा है और ये तीन चीज जो है सो शिक्षक सही से कर लेते हैं और होना चाहिए। ये 3 जो है सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो विद्यार्थी पे कोई फर्क नहीं अन्य पड़ता? चीजें जो है अन्य जो है उन पर में जो है सो असर पड़ता है। अन्य जगह डेपुटेशन नहीं होना चाहिए। डेपुटेशन से शिक्षण कार्य पर में असर पड़ता है और सारे सिस्टम जो है सो विद्यालय व्यवस्था में जो है सो काफी लूप होल हो जाते हैं। हम्म। अगर मैं बात करूं आज से 10-20 साल पहले की, तो शिक्षक के पास विद्यार्थी पे पूरा मतलब अधिकार होता था। जैसे मान लो अगर कोई स्टूडेंट कुछ गलत कर रहा हो तो शिक्षक के पास कंट्रोल था कि उसको वो जैसे हो मतलब कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से कह सकता हूं कि उन पे आप प्रेशर नहीं डाल सकते इन टर्म्स ऑफ मतलब या तो कह लो कि मेंटली प्रेशर हो गया या फिजिकली हो गया। तो उन चीजों से क्या स्टूडेंट पे इम्पैक्ट पड़ा है? क्या वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? देखिए पढ़ाई पर तो थोड़ा बहुत असर पड़ता है। कहते हैं शासन बिना अनुशासन नहीं कायम किया जा सकता है। और सब उसमें जो है सो कुछ में तो होता है, मगर क्या करें इसमें कि इसके लिए तो यही है जो बाल अधिकार संरक्षण का जो है सो अधिनियम है। बाल अधिकार नियम के अनुसार जो है सो ये करना पड़ता है और ये लाज़मी है। ये जो है सो एक रूटीन का हिस्सा है। अब हर चीज़ में हर क्षेत्र का और शिक्षण क्षेत्र का तो ख़ास करके ज़्यादा है। तो इसको जो है सो नकार करके नहीं चला जा सकता है। ये तो बाल अधिकार का जो है सो जो नियम है संविधान में वो उसको जो है सो अनुपालन किया जाना चाहिए। आप विद्यार्थियों के पेरेंट्स जो भी हैं, गार्जियन कह लो, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने बच्चे को जो है सो घर में सही से जो है सो उसको जो है ये दें। बच्चों के लिए जो थोड़ी-सी जो है अलग से जो वो अपना करिकुलम करते हैं, उस पर में बच्चों पर में ज़्यादा ध्यान दें। बच्चों पर जितना आप ध्यान देंगे, शिक्षक एक समूह को देखता है और आप अपने एक बच्चे को देखते हैं। बिल्कुल सही तो कहा अपने आपने। बच्चे पर ध्यान दें और बच्चे पर में जितना आप ज़्यादा ध्यान देंगे, उतना ही आपके बच्चे जो शालीन रहेंगे, सभ्य रहेंगे और विद्यालय में और अपनी उन्नति करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि शिक्षक जो है एक वर्ग को देख रहा है, एक समूह को देख रहा है। लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को देख रहे हैं तो वो उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा आपने। और जो जैसे आप लोग हैं, और मैं कंपेयर करूँ गवर्नमेंट स्कूल्स के और प्राइवेट स्कूल्स के, तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स में उसमें एक लिमिटेड सब्जेक्ट्स के क्लासेस होते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं ज़्यादा होता है, मतलब थोड़ा बहुत होता हो, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। जबकि प्राइवेट स्कूल्स मेनली फोकस जो है सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ही फोकस करते हैं। तो इसमें आपके जो विद्यार्थी हैं वो पिछड़ रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण तो सरकारी स्कूलों में भी पहले भी रहा है। हाँ, जितना बृहद पैमाने पर निजी विद्यालय में होता है, उतना सरकारी विद्यालयों में नहीं हो पाता है। अब सरकार की ये भी जोर रही है जो निजी विद्यालयों की तरह सरकारी विद्यालयों में भी जो है सो एक्स्ट्रा करिकुलम पर में ज़्यादा ध्यान दिया जाए और दिया जा रहा है। इसके लिए जो है सो सरकार बहुत आगे आ रही है। नई 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 जो है सो योजनाएं लेकर के।
अगर हम टीचर की बात करें, मैं मान सकता हूँ कि कुछ परसेंटेज ही टीचर होंगे जो अपने जो भी उनका कार्य है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, बट जैसा कि हम सोशल साइट्स पे देखते हैं कि जो सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं वो सोए रहते हैं, या फिर आप ये कहो कि उनसे पूछो कुछ पता नहीं होता है कि हमारा राष्ट्रपति कौन है, मतलब बेसिक क्वेश्चंस नहीं पता होते हैं। इंग्लिश में अगर आप बात करो तो इंग्लिश के स्पेलिंग नहीं बता पाते हैं, जो मैंने सोशल साइट्स पे देखा है। मैं किसी पार्टिकुलर टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे टीचर जो पढ़ा रहे हैं, तो हमारा नया जनरेशन कैसा होगा? देखिए ऐसे टीचर के अब सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों पहलू को देखे बिना एक पहलू से जो है सो नहीं हम कुछ निकाल सकते। कहीं नकारात्मकता है तो बहुत जगह सकारात्मकता है और ये हर जगह की बात नहीं है। वो एकाध जो है सो कहीं हो सकता है और एकाध के कारण जो है सो वो ज़्यादा जो है सो उसका जो है सो नेगेटिव और कहते हैं ना जो नकारात्मकता ज़्यादा जल्दी फैलती है और सकारात्मकता को जानने में देर लगती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। और उसका नहीं है सिक्का का 2 पहलू है, एक जो है सो अगर दिन है अगर दिन है तो रात भी है और रात है तो दिन भी है। कहीं-कहीं है कुछ ऐसे हैं और उसके लिए जो है सो पूरा जो है बहुत तरह के व्यवस्था की कमियाँ हैं और इसमें जो है सो पूरी बात जो है सो उस पे नहीं कहा जा सकता जो क्यों ये कमी है, मगर ये सरकारी व्यवस्था हमारी अन्य जो व्यवस्थाएँ होती हैं, उस व्यवस्था की कमी है। जो हमारे संवैधानिक व्यवस्था में जो है सो कुछ दिया गया है प्रोविज़न उस प्रोविज़न की कमी के कारण ऐसा होता है। तो लेकिन अंत में तो ये भुगतना विद्यार्थियों को पड़ता है, तो हमारे कुछ कुछ परसेंटेज तो खराब हो रहे हैं। हाँ, कुछ के लिए तो जो है सो नकारात्मक पक्ष तो कहीं न कहीं आपको सकारात्मक अगर लेकर के चलते हैं तो नकारात्मकता को आप नकार नहीं सकते, नकारात्मकता को भी स्वीकार करना होगा। ओके। अब जैसा कि गवर्नमेंट ने अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेप जो लाया है, तो इस पॉलिसी से हमारे शिक्षण व्यवस्था पे या बच्चों पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं जो इसका जो है सो एक्सपेरिमेंट कैसा रहेगा और सकारात्मक होना चाहिए। ये लग रहा है जो सकारात्मक होगा और सकारात्मक न पहले भी मैं कह चुका हूँ सो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं। कहीं ज़्यादा सकारात्मक होता है, कहीं नकारात्मक ज़्यादा हो जाता है, मगर इसमें ज़्यादा सकारात्मक पहलू ज़्यादा दिख रहा है। नकारात्मक थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, अगर नहीं होता तो आज तक इतने दिनों से शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन होता रहा है, कई बार शिक्षा नीतियाँ आई हैं और उसमें बदलाव आगे जाकर के बदलाव भी हुए, उसमें कमियाँ नज़र नज़र आती हैं तो बदलाव। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है, जैसा कि हम पढ़ाते जा रहे हैं, जो भी मान लो सब्जेक्ट्स हैं, और जो हमारा करिकुलम कह लो आप, उस करिकुलम में क्या है कि हम जो पढ़ते हैं और जब बच्चे जॉब करने जाते हैं, तो वो टोटली डिफरेंट है। तो इस व्यवस्था को लेके एनपी काम देगा? मतलब वो सही अलाइनमेंट हुआ है, नहीं हुआ है एज़ अ टीचर की नज़र में? इस क्षेत्र में एमपी में देखे हैं जो काफ़ी जो है सो गुंजाइश है, क्या? इसमें काफ़ी संभावनाएँ दिख रही हैं। ओके, ओके, सही है। और इस शिक्षण में टीईटी और सीटेट के अलावा जो स्वरोजगार करना चाहते हो, जैसे जो ना चाहते हो किसी के यहाँ काम करना, खुद का अपना स्टार्टअप टाइप का या कुछ कर सकते हो, तो उनके लिए क्या-क्या ऑप्शंस हैं? एनपी मिली तो इसमें जो है सो वो दिया ही गया है जो आप जो है सो अपने अलग क्षेत्र जो है सो उसमें चुन सकते हैं और हर जगह जो है सो होता ही है स्टार्टअप के लिए तो इसमें स्टार्टअप के लिए नहीं उसके क्षेत्र में आपकी शिक्षण व्यवस्था का उपलब्ध कराई जाएगी और आगे जा करके आप करेंगे। नहीं, नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं टीचर के लिए, लेकिन चाहते हैं कि मैं किसी के यहाँ जॉब ना करूँ, खुद का करूँ, तो वो क्या-क्या कर सकते हैं? उनके लिए क्या-क्या करियर ऑप्शंस हैं? उनके लिए अगर मान लीजिए जो है तो अपनी जो है सो प्राइवेट कोचिंग संस्थान खोल सकते हैं, प्राइवेट जो है सो विद्यालय खोल सकते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं और वो कराने होते हैं और काफ़ी संभावनाएँ हैं, शिक्षण क्षेत्र में जो शिक्षक हैं, टीटी हैं, ट्रेंड हैं, उनके लिए काफ़ी संभावनाएँ हैं और संभावनाओं के साथ-साथ जो है सो सहयोग इसमें जो है सो आत्मसंतुष्टि भी होगी, आपको जो है हमेशा लगेगा जो हम जो है सो ये इसमें जो है वॉलंटरी जो है सो आपको बहुत जो है सो इसमें अभिरुचि जगेगी। अच्छा। और जो रिटायरमेंट एज है शिक्षकों का वो 60 साल है, राइट? हाँ, शिक्षकों का जो 60 वर्ष है।
तो जैसे रिटायर्ड के बाद भी चाहे तो शिक्षक अपना जो जैसे आपने कहा कोचिंग कहा, तो बहुत सारे टीचर्स कोचिंग चला सकते हैं, तैयारी करवा सकते हैं। बहुत करते हैं इस मामले में जो है सो इससे रिटायरमेंट के बाद भी जो उनका पेशा मेन है जो शिक्षण का काम। तो जो शिक्षक सब दिन शिक्षण का काम किए हैं, वो आगे भी शिक्षण का काम करते हैं और उनको वो घर में अकेले बैठ कर के अखबार नहीं पढ़ सकते, खाली अखबार पढ़ कर के उनका समय नहीं गुज़र सकता और उनको बच्चे के साथ जो है सो रहने में अभिरुचि हो गई है और उनका मन लग चुका है। वो एकांतपन उनका उनमें ना हो, इसके लिए ज़रूरी है जो वो अपना काम करें और करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसा कि आप मुझे पता है कि आप बहुत बिज़ी हैं, फिर भी आपने समय निकाल के हमारे टॉक शो के लिए थोड़ा समय दिया और आपसे डिस्कशन हुआ। तो मैं इसको क्लोज़ करने से पहले, हमारे डिस्कशन को विराम देने से पहले, आप अंत में क्या कहना चाहेंगे, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए? रास्ता कहीं बंद नहीं होता, हर जगह जहाँ बंद दिखता है वहाँ से 2 राहें निकलते हैं और कभी भी जो है सो निराश नहीं होना है, आगे हर जगह जो है सो अगर एक अंधेरा पक्ष होगा तो दूसरा उजाला पक्ष होगा, हमें सही रास्ता चुनना है और निरंतर प्रयास करना। बिल्कुल सही कहा। तो सर इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमारे शो में आया और मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद सर।